चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं आज की। आज से साउंड वगैरह क्योंकि नहीं होना, फर्स्ट डे था तो दिक्कत आ रही थी। देखिए हम शुरू करते हैं, सबसे आज के क्लास जो है करंट अफेयर्स की क्लास है। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आज की कुछ पहली न्यूज़ क्या है, इथेनॉल को लेके है। इथेनॉल को लेके पहला ही समाचार जो है इथेनॉल को लेके है। इथेनॉल में अब इथेनॉल होता क्या, जब हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम इथेनॉल मिलाते हैं। तो पहला सवाल प्रीलिम्स का क्या हो गया, कितना इथेनॉल मिलाया जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, कितना इथेनॉल मिलाया जाता है। तो करेंटली कितना है, 8% इथेनॉल मिलाया जाता है। गॉट इट। तो पहला ही इशू क्या खड़ा हो गया कि कितना इथेनॉल मिलाया जाता है। तो 8% इथेनॉल मिलाया जाता है। अब इथेनॉल हम मिलाते क्यों हैं, अगला सवाल, हम इथेनॉल मिलाते क्यों हैं। Why we make ethanol in the petrol and diesel? बोलिए, एनी आंसर। 8.5% इथेनॉल, 8.5% इथेनॉल हम मिलाते हैं। इस समय हम इथेनॉल जो मिलाते हैं वह 8.5%। अब जब यह इथेनॉल 8.5% हम मिला रहे हैं तो हम आज के दिन में जो इथेनॉल ब्लेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग, being called ethanol blending। अब आप यहां से प्रीलिम्स के सवाल देखना शुरू करिए। जस्ट यू स्टार्ट लुकिंग एट द प्रीलिम्स क्वेश्चन फ्रॉम हियर, कि हमारा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है, एथेनॉल ब्लेंड, जो इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग है, करेंटली है 8% इथेनॉल मिक्स विद पेट्रोल। और यह इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। इथेनॉल क्या है, अगला सवाल, व्हाट इज इथेनॉल। इथेनॉल इज ए बायोफ्यूल। अगला सवाल, इथेनॉल क्या है, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, इथेनॉल एक बायोफ्यूल है। यह ऑब्टेन कहां से होता है, यह इथेनॉल कहां से प्राप्त होता है। करके तो हम इथेनॉल प्राप्त करते, ये सब करंट अफेयर से मैं निकाल रहा हूं। जो इथेनॉल प्राप्त करते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं, ये प्राप्त करते हैं शुगर केन से। दूसरा, डैमेज्ड फूड ग्रेन, जो नष्ट हुए अपने फूड, डैमेज्ड, पहला इथेनॉल कहां से प्राप्त हुआ, हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है हमको, इथेनॉल बायोफ्यूल है, हम जो पेट्रोल और डीजल में हम उसको मिलाते हैं। इथेनॉल हमको प्राप्त होता है शुगर केन से, और प्राप्त होता है डैमेज फूड ग्रेन से। कौन से हैं, व्हीट एंड राइस। ये डैमेज फूड ग्रेन है कौन से, एंड राइस। गॉट इट। तो इथेनॉल हमको प्राप्त होता है, यह डैमेज फूड ग्रेन से प्राप्त होता है, और यह हमको व्हीट और राइस मिलता है। तीसरी बात, इसमें हाई ऑक्टेन नंबर होता है। अब आप लोग तैयार करिएगा, ऑक्टेन नंबर क्या होता है। देखिए, आप लेक्चर से लीड लेने की कोशिश करिए, जो सवाल नहीं मिलेगा हम बात सॉल्व कर। इसमें हाई ऑक्टेन नंबर होता है, तो एक सवाल आप क्या तैयार करेंगे, ऑक्टेन नंबर होता क्या है, और ऑक्टेन नंबर क्या परिभाषित करता है। तो जो इसके पास एक हायर ऑक्टेन नंबर होता है देन द गैसोलीन, हाई ऑक्टेन नंबर देन द गैसोलीन, जो हमारा यह इथेनॉल होता है का ऑक्टेन नंबर हायर होता है देन द गैसोलीन। इसका इसका जो ऑक्टेन नंबर है, इट इज हायर देन द गैसोलीन। इसलिए इससे क्या होता है,
यह इंप्रूव करता है पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को, यह इंप्रूव करता है पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को। अब चलिए यहीं से हम प्री का सवाल बना देते हैं। हम पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं तो ऑक्टेन पर बढ़ता है, ऑक्टेन पर घट से फर्क नहीं। दक्षता पर फर्क पड़ता है। बन गया सवाल आपका? देखिए यह सवाल आपके करंट अफेयर से तैयार हुआ है कि जो हम इथेनॉल में ब्लेंडिंग करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारा जो ऑक्टेन नंबर है उसको वो इंप्रूव करता है। अब इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है? तो इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है? जो पहला आंसर है उसी से जो आ रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, इथेनॉल ब्लेंडिंग है क्या, हम इसको क्यों करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है? तो जो इथेनॉल ब्लेंडिंग किया जाता है, इसको किया जाता है विथ व्यू टू रिड्यूस प्रोड्यूसिंग, रिड्यूस प्रोड्यूस रिड्यूस। अब देखिए एक आंसर आपने एक ऑक्टेन नंबर देखा, दूसरा रिड्यूस पोल्यूशन। तो जब ऑक्टेन नंबर होता है, जब ऑक्टेन नंबर होता है तब पोल्यूशन कम होता है। अगर आप दोनों चीजों को जोड़िए तो जब ऑक्टेन नंबर इंप्रूव होता है तब पोल्यूशन कम होता है। तो हम जो इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग करने का पर्पस क्या होता है, हमारा पर्पस ये होता है वह पोल्यूशन, हमारा पोल्यूशन जो है वह रिड्यूस करता है। दूसरा, हम जब इथेनॉल मिलाते हैं तो क्या होता है, हम फॉरेन करेंसी बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? हम फॉरेन करेंसी बचाते हैं। अगर हमने 8.5% इथेनॉल ऐड कर दिया, क्या हो गया, तो हमारा जो पेट्रोल 100 था वह 108.5% हो गया। इससे क्या हो गया, हमने 100 रुपए की फॉरेन एक्सचेंज पे की और फायदा कितना क्या, 10.50%। तो क्या हो गया, इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारा फॉरेन एक्सचेंज, इथेनॉल ब्लेंडिंग हम जब करते हैं तो हम अपने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करते हैं, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचता है। इससे क्या होता है, दूसरा, इससे शुगर इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन। देखिए एक सिंपल सी न्यूज कितनी आगे जा रही है, शुगर इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन। अब शुगर इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन कैसे हो रहा है, चूंकि आप इथेनॉल बना रहे हो, आप इथेनॉल बना रहे हो, का मतलब क्या हो गया, आप शुगर ज्यादा बनाना चाह रहे हो, आप शुगर ज्यादा बनाना चाह रहे हो।
किसी को दिक्कत हो रही समझने में? एनीवन हैज प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? तो जैसे ही आप इथेनॉल बना रहे हो, आप शुगर इंडस्ट्री में आप ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रहे हो, तो आपकी शुगर इंडस्ट्री में ज्यादा वैल्यू का एडिशन हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए 4-5 पॉइंट आपने देखा कि इथेनॉल बनाने से क्या क्या फर्क हो रहा है। तो अगर हम इथेनॉल बनाते हैं तो शुगर जो इंडस्ट्री है उसको हम प्रमोट करते हैं। जो इथेनॉल आज हम कितना कर रहे हैं, 8.5% आज कर रहे हैं। लेकिन हमारा, अगर हम इथेनॉल, क्या हमारा अच्छा फ्यूल है? अब इथेनॉल कैसा फ्यूल है? इथेनॉल इथेनॉल किस तरह का फ्यूल है? अब आप पहले के हमारे व्याख्यान को ही समझने की कोशिश करिए कि इथेनॉल एक एक क्लीनर फ्यूल है दैट गैसोलीन। अब यह क्या है? यह एक, मैंने पहले भी कहा, देन गैसोलीन। गैसोलीन एक क्लीनर फ्यूल है, यह एक साफ, यह एक वातावरण के प्रति एक संवेदनशील फ्यूल है। इसका मतलब क्या हुआ? मोर एनर्जी इन गैस, जो अगर मोर एनर्जी हमारे को प्राप्त होगी और क्लीन एनर्जी प्राप्त होगी, और साथ साथ जो कॉस्ट है इसकी, इसकी कॉस्ट भी चीपर है। यह चीपर भी है, यह सस्ता भी है। यह एक चीपर फ्यूल भी है, यह एक सस्ता फ्यूल भी है। अब हम अगर इस, अगर इथेनॉल को हम समझने की कोशिश करें कि जो इथेनॉल कंटेन करता है कोई पेट्रोल, तो जो इथेनॉल कंटेन करता है लेस एनर्जी देन द गैसोलीन, लेकिन इथेनॉल की है गैसोलीन, यह गैसोलीन से कम है। तो इथेनॉल की जो एनर्जी है वह गैसोलीन से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो यह इथेनॉल है इसके पास गैसोलीन की तुलना में कम एनर्जी है। ये हो गया एक पार्ट। अब इथेनॉल मिक्सिंग किस तरह से की जाती है? इथेनॉल मिक्सिंग का टारगेट क्या है? 2022 2030 टारगेट दिया है डीजल और पेट्रोल। 2022 तक पेट्रोल और 2030 तक डीजल में 20% इथेनॉल की मिक्स। अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे बढ़ें। इफ इट इज क्लियर टिल नाउ देन आई विल मूव फर्दर। किसी क्लियर हुआ नहीं हुआ? राइट फास्ट। नहीं हुआ? चलिए इस पे प्री का सवाल बनाइए। मेक द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। आप क्वेश्चन बनाइए प्रीलिम्स का। जो हमारा यह टारगेट जो किया गया था, इस टारगेट को एडवांस कर दिया गया है। जो 20% एथेनॉल पेंडो टारगेट था, यह 2022 था, इसको बढ़ा के 2025 कर दिया गया, और डीजल का 2030 है। एक क्वेश्चन, then I will come on the another aspect. Make a question. Any question you have? Clear. Very good. Very good. आज तो कैमरा ठीक काम कर रहा होगा मेरे ख्याल से, कैमरा साउंड सब आज बेहतर होगा। अब आते हैं उस न्यूज पर जिसको लेकर हमने इथेनॉल का काम शुरू किया है। देखिए न्यूज क्या है, ये न्यूज कुछ दिन पहले की है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। न्यूज क्या है कि जो इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया ने यह डिसाइड किया है, वो अलाउ करेगा एथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन। ये नितिन गडकरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस था, ऑल बेस्ड फ्लेक्स। तो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट था। यह न्यूज है जून 28 की।
उस स्टेटमेंट में था कि उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि वह इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्स इंजन बनाएंगे और उस इंजन को चलाने के लिए वह एक स्कीम रोल आउट करेंगे। ब्राजील, यूएस, कनाडा, ब्राजील, यूएस, कनाडा ऑलरेडी उन्होंने फ्लेक्स इंजन बनाया है और काम कर रहे हैं। अब 1 लीटर जो, अगर उन्होंने कॉस्ट वाइज देखें, 1 लीटर 1 लीटर इथेनॉल आता है 60 से 62 रुपए का, और पेट्रोल कितने का है और डीजल कितने का है, 100 रुपए के आसपास। तो अगर हम इथेनॉल बेस्ड इंजन बनाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि हमको सस्ते दाम पर, योगिता जायसवाल उसी पे आ रहा हूं, जस्ट यू लिसन द लेक्चर। 1 लीटर एथेनॉल 60 से 62 रुपए का आता है, 1 लीटर पेट्रोल डीजल 100 रुपए के आसपास है। अब आप देखिए, अगर इथेनॉल 8.5% से आपने 20% कर दिया, क्या हो गया? जो 60 से 62 रुपए का सस्ता दर है, इसमें ज्यादा शामिल हो गया। तो सस्ता पेट्रोल डीजल हुआ या नहीं हुआ? बताइए, सस्ता पेट्रोल डीजल हुआ कि नहीं? बताइए, जस्ट गिव मी द आंसर। अगर आपका जो एथेनॉल है वह 60 से 62 रुपए प्रति लीटर, और आपका जो पेट्रोल है वो 100 रुपए के आसपास है, 100 रुपए क्रॉस कर चुका है। अगर 8% इथेनॉल को बढ़ा के आपने 20% कर दिया, तो जो आपका पेट्रोल डीजल की कॉस्ट है वह सस्ती हुई कि नहीं हुई? इसलिए उन्होंने कहा हम फ्लेक्स इंजन फैसिलिटी को हम बढ़ाएंगे। फ्लेक्स, अब एक आपका सवाल प्रिंट का हो गया, फ्लेक्स इंजन क्या होता है? एक सवाल हो गया ना कि फ्लेक्स इंजन क्या होता है और फ्लेक्स इंजन क्यों लगाया जाता है। अब जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने कहा कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है परमिशन टू स्टेब्लिश 100% इथेनॉल पेट्रोल पंप्स, 100% यह आपका एक पार्ट हुआ। और उन्होंने कहा कि जो हमारा इथेनॉल है वो किससे बनेगा? शुगर केन जूस, मोलासेस, शुगर केन जूस से और मोलासेस से बनेगा। और फूड ग्रेन्स हैं, इसमें राइस है, कॉर्न है। और इससे फायदा क्या होगा? इस समय देश के पास इस समय देश के पास फूड ग्रेन बहुत ज्यादा है। अगर आप मेरा फूड मैथ्स का लेक्चर याद करिए तो क्या कहा था कि हमको 60 टन की रिक्वायरमेंट है, और हम 100 टन क्रॉस कर चुके हैं। तो हमारे पास अगर हम का फर्क निकालें तो 38 मिलियन टन हमारे पास एक्सेस स्टॉक है। 38 मिलियन टन हमारे पास एक्सेस स्टॉक है। तो इस एक्सेस स्टॉक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपका समाचार था 28 जून। अब हम एक दूसरा समाचार लेते हैं जो था 29 जुलाई का। इसी को मैं कहता हूं चेजिंग न्यूज। अब आप देखिए 29 जुलाई का समाचार क्या है। बल्कि 29 जुलाई में एक विश्लेषण किया गया कि कैसे इथेनॉल को आप यूज करेंगे। अब कहा क्या गया, अब इसका क्या था, इथेनॉल प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। अब यहां पे आप समझने की कोशिश करिए कि शुगर केन हमको किस तरह समस्या की ओर ले जा रही है। सर, एक जडोफा का पौधा होता है वह, यस,
गिरीश शुक्ला, आप कोई भी आर्गुमेंट लाएं, आर्गुमेंट यही आएगा। जस्ट लिसन केयरफुल द लेक्चर, आपको आंसर मिल जाएगा उसका भी। देखिए हमारे पास क्या है, इथेनॉल की प्रॉब्लम है, हम इथेनॉल ले आएंगे। तो गवर्नमेंट जो क्या बोल रही है कि जो फ्यूल कंपनीज हैं उनको बोल रही रिक्वायर है कि वो सेल करें गैसोलीन कंटेनिंग अप टू द 20% इथेनॉल बाई 2022% ऑफ भाई। तो सरकार यह बोल रही है कि फ्यूल कंपनी के लिए आवश्यक है कि वह 2023 तक, वह 2023 तक जो गैसोलीन बेचें उसमें 20% एथनॉल हो चाहिए। अब इस टारगेट को मीट करने के लिए इंडिया को क्या चाहिए, 1000 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल। अब इस टारगेट के क्या चाहिए, वन ऑफ 1000 करोड़ लीटर इथेनॉल, इतनी सरकार को चाहिए, हमको चाहिए। आज हमारे पास कितनी है, आज है हमारे पास शॉर्टेज कितनी, 306। जो सरकार ने एक 2023 तक का टारगेट रखा है, उस 2023 तक के टारगेट के 2023 तक के टारगेट के लिए दिक्कत क्या है, बस धीमी, आवाज तो ठीक आ रही है, प्रॉब्लम आवाज में, कौस्तुभ आप में दिक्कत होगी, कोई और बताए जिसको आवाज की दिक्कत आ रही है। किसी और को दिक्कत है, वॉइस क्लियर नहीं है, अंजलि शर्मा को नहीं है, और बराबर तो आ रही है यार, वॉइस रुक रही है। जो कैमरा है वह 30 सेकंड का गैप है, उसमें सुनते हैं आपस जाता है, वॉइस रुक रुक आ रही है। क्या है, लेक्चर में 30 सेकंड का गैप है, अदरवाइज तो वॉइस दिक्कत नहीं यार, वॉइस इज नॉट स्टॉपिंग। मेरे ख्याल से अगर वॉइस ठीक नहीं आ रही है, यू चेक योर ओन ओन सिस्टम, अदरवाइज आई थिंक वॉइस इज क्लियर बिकॉज द सिस्टम माई, चलो ठीक है, ओके। आप लोग चेक करें अपनी अपनी वॉइस, मेरे ख्याल से वॉइस ठीक होगी। माइक पुराना ही है, माइक चेंज नहीं किया कौस्तुभ, माइक कॉलर पे ही है। तो अपने पास 316 करोड़ रुपए का अपने पास शॉर्टेज आएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब इस शॉर्टेज को कैसे हम मीट आउट करेंगे, इसको समझते हैं।
जब आपके पास शॉर्टेज आ गई, कैसे मीट आउट करेंगे? अब आप एक्सेस शुगर की ओर, एक्सेस शुगर की ओर आप बढ़ेंगे। शुगर के साथ दो तीन समस्याएं हैं। आप जब एक्सेस शुगर की ओर बढ़ेंगे तो शुगर के साथ दो तीन समस्याएं हैं। क्या है शुगर? क्या है? ज्यादा पानी लेता है, ज्यादा समय तक खेत में रहता है, के कारण क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाता है, पाता। चौथा, हम फल सब्जी नहीं उगा पाएंगे। ये 4 पॉइंट आ गए। अब जब हमने अपनी इस रिक्वायरमेंट को किया कि हमारे पास जो शॉर्टेज है 316 करोड़ लीटर की, इसके लिए हम क्या करेंगे? हमको एक्सेस शुगर की ओर बढ़ना होगा। जब एक्सेस शुगर की ओर बढ़ेंगे तो हमारे 4 समस्याएं आएंगी। शुगर ज्यादा पानी लेता है, ग्राउंड वाटर एंड लैंड वाटर दोनों खाता है यह ज्यादा समय तक खेती, यह 18 महीने का इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। दैट्स अनदर प्रॉब्लम। अब जब हम शुगर को इतने दिन तक लगाएंगे शुगर केन को, तो हमारा क्रॉप रोटेशन नहीं हो पाएगा, हम फल और सब्जी नहीं उगा पाएंगे। तो क्या हो गया? जो हमारा इथेनॉल है यह कृषि प्रक्रिया को प्रभावित करेगा। अब आपका जब वो आंसर बनाएंगे, when they will make your answer ABCD, इन चारों को लिखने के बजाय वह सिर्फ इसको लिख देंगे। इट्स क्लियर? जब आपका वह आंसर बनाएंगे तो वह ये सीधा ही लिख देंगे। अब आपका दिमाग यह प्रोसेस करना चाहिए, योर माइंड नीड टू बी प्रोसेस कि यह चारों कैसे हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसकी एक समस्या क्या हो गई कि जब हमारा शुगर केन, जब हम इथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे, हम शुगर कोन को ज्यादा बनाएंगे और शुगर केन को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। अब इसका असर कहां कहां पड़ेगा? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसी से अगला सवाल जोड़िए, इथेनॉल की समस्या किन किन प्रदेशों को प्रभावित करेगी? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब अगला सवाल क्या क्या बनाते हो कि इथेनॉल की समस्या, हम इथेनॉल ज्यादा अगर बनाएंगे तो वह किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा? तो कहां कहां होता है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब जो इंसेंटिव दिया जाएगा टू जो एक्सपैंड डिस्टिलरी अक्रॉस द इंडिया विल रिजल्ट इन द जियोग्राफिकली वाइड स्प्रेड प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो जियोग्राफिकली की एक वाइड स्प्रेड काम हो जाएगा। अब इंडिया का जो बायोफ्यूल ड्रीम है, इंडिया बायोफ्यूल ड्रीम, आप लोग दिमाग चलाइए, सवाल बनेगा कैसे? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। इंडिया बायोफ्यूल ड्रीम, भारत का जो सपना है अपने बायोफ्यूल को लेकर, सपना किस तरह का है? इंडिया का जो बायोफ्यूल ड्रीम है जो है, वह इंडिया इनिशिएट कर रहा है बायोफ्यूल प्रोडक्शन विथ इथेनॉल बेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम इन 2003। इसका 2003 से यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 2003 से, जो मैंडेट करता है, पहले 5% पे था और अब हम 20% के टारगेट पे आ गए हैं। जो हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2009, नेशनल पॉलिसी ऑन बायो
जो नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल की है वह 2009, इसका क्या है जो नेशनल बायोगति है कि टू अचीव 20% टारगेट बाय 2017, 20% टारगेट बाई 2017। अब 2017 से बढ़ के हुई 2022 और 20 बढ़ के हुई 2025। ये पेट्रोल के लिए हुई है। तो जो नेशनल बायो पॉलिसी है यह बोल रही है कि हम 2020 तक टारगेट रखते हैं। और जो गोल, यह गोल कैसे होगा, इस गोल के लिए आपको प्रोडक्शन पे आपको निर्भर करना पड़ेगा। अगर हम इस बात को देखें, अब इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं, आपने 4 समस्या मैंने लिख दी, इस समस्या को सुलझाया कैसे जाए, सुलझाओ। हम अपने इथेनॉल बनाने के शिफ्ट कर जाएं इस पे, राइस, कॉर्न, मेज, व्हीट। तो हम इन प्लेस ऑफ अपने इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए हम शुगर केन के बजाय अगर इन चीजों पर हम शिफ्ट कर जाएं तो उससे क्या होगा, इरिगेशन की समस्या सॉल्व होगी, क्योंकि इसमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा जो फूड मैस है वो बोल रहा है कि मेरे पास 100 मिलियन टन है, हमको जरूरत कितनी है, 62 टू 64 मिलियन टन की है, जो 36 के आसपास हमारे पास है, वो एक्स्ट्रा है। इट्स योर लेक्चर ऑन द इथेनॉल। किसको समझ में नहीं आया, किसको क्या दिक्कत है? मेक ए क्वेश्चन। प्रीलिम्स के क्वेश्चन बहुत बन गए, मेक ए क्वेश्चन ऑन फॉर द मेंस इन द इथेनॉल। इथेनॉल पर आप मेंस का सवाल बनाइए, जल्दी बनाइए, फास्ट, मेक ए क्वेश्चन फास्ट। Now I'm started training you how to prepare the question for mains. Prepare and write here. Fast you write. इथेनॉल पर सवाल कैसे बनेगा बताएं? प्रीलिम्स के सवाल तो मैंने बहुत लिख दिए। कम ऑन द क्वेश्चन ऑन इथेनॉल इन द मेन। देखिए इथेनॉल के साथ क्या क्या इशू है, देखिए इशू विद द इथेनॉल। वेन यू मेक एनी क्वेश्चन ऑन द इथेनॉल क्या क्या इशू आएगा? 1, फॉरेन करेंसी। ये इंटरव्यू का अच्छा सवाल है, मैंने अपने सारे एस्पायरेंट को इंटरव्यू तैयार कराया था। दूसरा, क्लाइमेट सोल्यूशन। एग्रीकल्चरल चौथा, एम्प्लॉयमेंट। पांचवा, टेक्निकल नो हाउ, R&D। इथेनॉल एज इकोनॉमिक पर क्या फर्क पड़ेगा? और अच्छा सवाल बनाओ। इथेनॉल को कैसे बढ़ाएं, एग्रीकल्चर को नुकसान किया बिना ना। और अच्छा सवाल बनाओ। ट्राई टू मेक बेटर क्वेश्चन, ट्राई टू बिट मोर, ट्राई, थोड़ा और अच्छा सवाल बनाओ। ठीक है सवाल, आई एम नॉट सेइंग द क्वेश्चंस आर बैड, बट यू कैन मेक द बेटर क्वेश्चन। मेक, ट्राई, ट्राई बिट मोर। बताएं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो। ट्राई टू मेक ए बिट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। सिर्फ 3 लोग सवाल बना पाए, बाकी के पास क्या दिक्कत है? ओनली 3 वॉज एबल टू मेक द क्वेश्चन। बताइए। जैसे ईंधन की पहली आवश्यकता में इथेनॉल की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, भारत में व्याप्त इथेनॉल के संबंध में चैलेंज का जिक्र करते हुए समाधान को करें। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इंक्रीज द यूज ऑफ इथेनॉल, डिस्कस हाउ इट अफेक्ट्स आवर। ये सवाल अच्छा था, आदित्य तिवारी का सवाल ठीक है।
छोटा सवाल, इथेनॉल का इस्तेमाल बाहरी भारत की इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट के, मेरे ख्याल आदित्य तिवारी का सवाल काफी अच्छा सवाल है। ओके, नाउ यू ट्राई टू मेक क्वेश्चन एंड आंसर इट। ये सवाल आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन द नेक्स्ट। देखिए, अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की हुई है मीटिंग। अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई ने क्या बोला? नो चेंज इन रेट। अब रेट में क्या है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर, रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पर बैंक को आरबीआई लोन देता है। रिवर्स रेट क्या होता है? जिस रेट पर आरबीआई बैंक का पैसा रखकर बैंक को ब्याज देता है। इसका रेट क्या है? 4% है। इसका रेट क्या है? 3.35%। फाइन, बताइए कोई दिक्कत यहां तक? मेरा पूरा लेक्चर है आरबीआई पे, रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे, आप जाके सो जरूर देख लीजिएगा। चलिए, अब आते हैं आरबीआई ने क्या बोला। आरबीआई ने जो मीटिंग की, उस मीटिंग में क्या, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन इज राइजिंग। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, पूरा लेक्चर है, आप लोग सुन लीजिएगा। डोंट फोर्स मी टू रिपीट अगेन, नहीं तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। पूरा लेक्चर सुन लीजिएगा आप। मेरे यूट्यूब पे कंप्लीट लेक्चर है इन्फ्लेशन पे। मेरे ख्याल से 2 लेक्चर होंगे इन्फ्लेशन पे। अब इंडिया का जो इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, तो आरबीआई ने क्या रखा? आरबीआई ने ग्रोथ का फोरकास्ट किया हुआ है। ग्रोथ फोरकास्ट वह आरबीआई ने चेंज नहीं किया है, वह स्टिल 9.5% को अपने कहा हुआ है। अब आरबीआई ने जो मीटिंग की, मीटिंग के बाद क्या बोला? आरबीआई ने जो मीटिंग की, उन्होंने बोला कि हमको इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों पर ध्यान देना है। हमको इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों पर ध्यान देना है। तो जो आरबीआई की पॉलिसी है, इस आरबीआई की पॉलिसी को हम ध्यान में देखें तो आरबीआई क्या कोशिश कर रही है? टू पुश लिक्विडिटी। आरबीआई क्या कर रही है? वह लिक्विडिटी को पुश कर रही है। तो आरबीआई का एक इंटरेस्ट क्या है कि वह लिक्विडिटी को पुश कर रही है। जो डेली जो एब्जॉर्प्शन लिक्विडिटी का टू द रिवर्स रेपो विदाउट हैज बीन क्लाइंबिंग, जो इनका रिवर्स रेपो रेट है। अब देखो क्या होता है, अगर आपने रेपो रेट बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा? से बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। जब बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक जो पैसा लेंड करेगा, तो जो बैंक पैसा लेंड करेगा, जो पैसा उधार देगा उपभोक्ताओं को, वह महंगा होगा। जब वह महंगा होगा तो क्या होगा? हमारा निजी क्षेत्र विकसित नहीं कर पाएगा। अगर अगर बैंक के पास, अब देखिए दूसरा सिनेरियो, बैंक के पास, आरबीआई के पास, आरबीआई के पास बैंकों से ज्यादा पैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया?
मतलब बैंक का पैसा बाजार में नहीं जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ ग्रोथ स्लो है। गॉट इट? बताइए, यहां तक समझा नहीं? एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए समझाते हैं। दो कॉन्सेप्ट है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट क्या है? जिस दर पर बैंक को आरबीआई पैसा देती, मान लीजिए 100 रुपया बैंकों ने आरबीआई से लिया, एसबीआई ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, सब ने 100 रुपया लिया आरबीआई से, तो आरबीआई कितना देंगे? 4% इंटरेस्ट देंगे। अगर आरबीआई यह 4% इंटरेस्ट बढ़ा के 4.5% कर दे तो क्या होगा? जो बैंकों की मनी की कॉस्ट है वो बढ़ गई, तो यह बढ़ी हुई मनी की कॉस्ट ट्रांसफर कहां होगी? यह उपभोक्ता पर होगी। उससे फर्क क्या होगा? उपभोक्ता के पास जब महंगा पैसा आएगा तो उसके व्यापार के विकास में दिक्कत आएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? बैंक अपने पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक क्या कर रहे हैं? अपना पैसा आरबीआई के पास रख रहे हैं। उससे फर्क क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? आरबीआई की बाजार में पैसे को इस्तेमाल करने की कमी हो रही है और हमारा विकास उस दर से नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। एनी प्रॉब्लम? बताइए। बहुत सिंपल है। अब आरबीआई चाहती क्या है? अगर हम आरबीआई के इंटरेस्ट को देखें, आरबीआई चाहती क्या है? अगर आरबीआई चाहती है वास्तव में टू पुश क्रेडिट इन द इकोनॉमी, तो इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग मोर मनी एट रिस्क एवर्स लोन बैंक, इट शुड लेंड डायरेक्टली टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो लेंड करे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को और बाय करे द बॉन्ड्स ऑफ द लार्ज कंपनीज। जो क्या है, अगर मान लो बैंक विकास चाहता है, एक और आप देखिए सवाल, मान लीजिए आरबीआई विकास चाहती है। अब हमारे पास जो बैंक्स हैं, अगर वह समस्या में है किसी भी कारण से, तो आरबीआई सीधा सीधा क्या करे? वह एनबीएफसी को, जब आप लोग कभी मेंस लिखोगे, इंटरव्यू दोगे, सब बहुत फायदा देगा कैसे कॉन्सेप्ट होता है। तो आरबीआई क्या करे? वो सीधा सीधा एनबीएफसी को दे दे। अब एनबीएफसी क्या करेगा? तो आरबीआई इसके बजाय कि वह अपना जो पैसा है सीधे सीधे उन बैंकों को दे दे जो कि समस्या में है और जो घाटे में है, उसके बजाय वह सीधा सीधा दे दे किसको? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को। ये क्या करें? यह स्मॉल और इन मीडियम इंटरप्राइज, और एनबीएफसी क्या करें? यह एमएसएमई जो सेक्टर है, स्मॉल मीडियम का, इसको यह पैसा दे दे। अब बैंक क्या करे? आरबीआई सीधा एनबीएफसी को दे दे और एनबीएफसी एमएसएमई को दे दे। और दूसरा क्या कर सकती है? वह लार्ज कंपनी के बॉन्ड बाय कर सकती है। क्लियर हो गया? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो, अगर हम अपने फिस्कल एक्शन को देखें, जैसा हमारे आरबीआई गवर्नर ने बात की कि गवर्नमेंट इस बात में स्टेप पर, इस बात को शुरू करे कि वह इन्वेस्टमेंट और अदर फाइनेंशियल मेजर्स पे काम करे, जैसे वो कटिंग ड्यूटीज करे ऑन पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे। अगर सरकार पेट्रोल प्रोडक्ट, आप पेट्रोल का मेरा पूरा एक लेक्चर सुनिएगा कैसे पेट्रोल की प्राइस डिटरमाइन होती है। जिसको लेक्चर नहीं मिलेगा, यू मैसेज मी, आई विल गिव यू दैट लेक्चर। तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट को अनचेंज क्यों कर रही है? अब अगला सवाल, आरबीआई के इंटरेस्ट रेट को चेंज क्यों नहीं किया जा रहा? आरबीआई के इंटरेस्ट चेंज क्यों नहीं किया? आंसर क्या होगा? टू रिवाइव ग्रोथ और फॉर द ग्रोथ। रिवाइव ग्रोथ के लिए किया जा रहा है और फॉर द ग्रोथ किया जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा?
इससे फायदा क्या होगा कि हमारी ग्रोथ बढ़ेगी, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी बढ़ेंगी। अब इन्फ्लेशन इन इंडिया, जो इंडिया में इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, इट इज नॉट ड्यू टू एक्सेस डिमांड। ये हो क्यों रहा है? जो प्रॉब्लम है वह डिफिशियंसी ऑफ लिक्विडिटी की है। द प्रॉब्लम इज नॉट डिफिशियंसी ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक के पास रिलेक्टेंस है, बैंक रिलेक्टेंट है। बैंक इस बात को लेके वो रिलक्टेंट हैं कि वो पैसा ज्यादा से ज्यादा दें। अब देखिए क्या बोलते हैं, सप्लाई साइड चेन अफेक्ट हो रही है। अब सप्लाई साइड चेन होती क्या है, क्या बोलते हैं, हमारी सप्लाई साइड चेन। अब देखिए दो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन का, कॉस्ट पुश, सप्लाई पुश। अब हमारी जो सप्लाई साइड की चेन है, सप्लाई साइड चेन हमारी दिक्कत कर रही है। अब सप्लाई साइड चेन है क्या, गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी। हमारे गुड्स और सर्विस अवेलेबल नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? हमारी खरीफ की क्रॉप अच्छी नहीं होगी ऐसा लग रहा है। अगर खरीफ क्रॉप अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, सप्लाई साइड चेन हमारा प्रभावित हो गया। गॉट इट? कोई प्रॉब्लम बताइए। किसी को समस्या है? और यह सरकार कह रही है कि यह ट्रांजिटरी है, यह परमानेंट नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आइए तीसरा पॉइंट लेते हैं, क्लाइमेट का। क्लियर हो गया? किसी को इशू है इसमें? एनीवन हैज द इशू और इट इज सॉल्व? बोलो। See the climate. Where's climate? Let me see. ये नहीं ये। हाँ, come on the climate. क्या नहीं समझ आया? स्वाति क्या दिक्कत है बताइए? What is problem? हाँ, सप्लाई साइड चेन। तो क्या है सप्लाई साइड चेन, क्या होती है? अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वह रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही है तो सप्लाई, मान लीजिए आपकी खरीफ की क्रॉप जो है अच्छी नहीं हुई, उससे फर्क क्या होगा कि खरीफ की क्रॉप को के अच्छी न होने के कारण आपका जो एक फूड प्रोडक्शन की जो सप्लाई है वो पूरी नहीं होगी। जब भी डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस आता है तो डिमांड और सप्लाई का जो इम्बैलेंस है वो हमेशा हमको इन्फ्लेशन की ओर ले जाता है। तो जो जो डिमांड और सप्लाई का जो इशू है हमेशा इन्फ्लेशन की ओर हमको ले जाता है। को समझने की कोशिश करें, जरा 2 मिनट अगर इन्फ्लेशन होता क्या, व्हाट इज इन्फ्लेशन? अगर आप इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कैसे इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मेजर क्या है, इन्फ्लेशन के कारण क्या है, इन्फ्लेशन कैसे कैसे होता है। अगर आप इन्फ्लेशन को समझने की कोशिश करें तो जो इन्फ्लेशन होता है उसका सिर्फ एक रीजन है कि आपकी जो प्राइस है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए, इन्फ्लेशन हो गया। अब वस्तुओं के मूल्य कैसे नहीं बढ़े, सप्लाई साइड चेन इफेक्टेड हो गई, सप्लाई साइड चेन इफेक्टेड हो गई। कैसे इफेक्टेड हो गई? आपकी जो खरीफ की फसल है, आपकी खरीफ की फसल जो है खराब हो गई।
तो जब खरीफ की फसल खराब हो गई तो अन्न नहीं मिलेगा, अन्न कम मिलेगा। जो अन्न कम मिलेगा तो आपकी सप्लाई साइड चेन इंपैक्ट हो गई। तो इससे क्या हो गया? मनी चेजिंग फूड, मनी चेजिंग फूड। मनी में चेंज नहीं आ रहा है, नो चेंज इन मनी, क्योंकि आपकी जो सैलरी थी वही है, लेकिन फूड कम हो गया। तो क्या हो गया? सप्लाई साइड चेन ने इन्फ्लेशन पे काम कर दिया। क्लियर हो गया? स्वाति गुप्ता, इज क्लियर? बताइए, क्लियर ना हुआ फिर हम ट्राई करें। इफ इट इज नॉट क्लियर आई विल ट्राई अगेन। क्लियर, वेरी गुड। और कोई एल्स? बिकॉज साउंड ठीक हो गई होगी। स्टिल द प्रॉब्लम इज द साउंड। वेरी गुड, वेरी गुड, लवली। सवाल आप लोग बना लेंगे इसमें। मैं हमेशा कहता हूं करंट अफेयर्स के थ्रू सिविल सर्विसेज की पढ़ाई करनी चाहिए। मैं पिछले 1 घंटे से ज्यादा पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाई है, मैंने कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ाया है। आई ओनली टॉट यू इकोनॉमिक्स। मैंने क्या किया? मैंने करंट अफेयर से इकोनॉमिक्स उठाया है, जो इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स में आया उसी उठाया है। ये सारे की सारे चीजें न्यूज में है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, न्यू क्लाइमेट। अब न्यू क्लाइमेट के हम दो बताएं। एक, हमारा जो चक्रवात है, साइक्लोन है, जो हमारा चक्रवात है, साइक्लोन है, वह आता है ज्यादातर बे ऑफ बंगाल से। लेकिन अब अरेबियन सी से भी आने लगा। जो टटकरे आया है वो अरेबियन सी से आया। तो मेरा एक पूरा लेक्चर है कि साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से ही क्यों आता है। और अब अरेबियन सी से क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है। तो हमारा एक दूसरी बात, हमारे यहां अनइवन रेन हो रही है, अनइवन रेन हो रही। ये सब ज्योग्राफी है लेकिन सब करंट अफेयर्स में है। सारी ज्योग्राफी है, ये सब करंट अफेयर्स में है। हमारे यहाँ अनइवन रेन। अब अनइवन रेन कैसे हो रही है? अगर हम एक कंट्री का एक बड़ा भाग देखें, इफ इज ए साइजेबल पार्ट ऑफ द कंट्री, especially the area, the vast northwest plains and almost the entire northeast, northwest plains, entire north। अगर हम इन दो एरियाज को देखें तो यहां पे क्या हुआ है? इन एरियाज में रेनफॉल डेफिशिएंट हुआ। हम अगर अपने रेनफॉल पैटर्न को देखें तो जो नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स का एक बड़ा एरिया है और जो एंटायर नॉर्थ ईस्ट है, वहां पर क्या हुआ है? वहां पर सब्सटेंशियल डिफिशिएंट है रेनफॉल में। और यह जो डिफिशियंसी है जो उसको नापी गई है, यह जो है वह 11% है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, और 17% है नॉर्थ वेस्ट में। 11% नॉर्थ वेस्ट, 17%। तो 11% उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है, वह रिकॉर्ड किया है कहते हैं नॉर्थ वेस्ट में, 17% नॉर्थ वेस्ट। लेकिन इसी पीरियड में, जिस पीरियड में इन जगहों पर रेनफॉल लेस रिकॉर्ड की गई है, उसी पीरियड में जो पेनिनसुलर रीजन है,
उसी पीरियड में जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है 25% एक्सेस रेनफॉल। ये क्या है? ये हमारा न्यू क्लाइमेट है। ये सिंपल फैक्ट है, अभी इसको हम एनालाइज करते हैं। जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड सिंपल फैक्ट कि जो हमारा, हम शुरू कहां से कर रहे हैं। पहली बात मैंने समझाई कि हमारा जो साइक्लोन है वो जनरली आता था बे ऑफ बंगाल से, लेकिन अब अरेबियन सी से आने लगा। क्यों? क्लाइमेट चेंज होने कारण। अरेबियन सी के जो वहां क्लाइमेट चेंज हो गया है, जो सी का टेम्परेचर बढ़ गया है, उसके कारण वहां से साइक्लोन आना शुरू हो गया ज्यादा। अब दूसरा, हमारे यहाँ जो अनइवन रेन हो रही है, उसको अगर हम देखें तो रेनफॉल पैटर्न क्या है? एक डिफिशिएंट रेन का है, एक एक्सेस रेन का है। तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट प्लेन का बड़ा एरिया है वहां 11% डिफिशियंसी आई है, और इंटायर नॉर्थ ईस्ट में 17% डिफिशियंसी आई है। लेकिन उसी दौरान जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है उसमें 17% एक्सेस रेनफॉल आई है। अब इससे क्या होगा? जहां एक्सेस रेनफॉल आया है वहां फ्लड आएगा। यहां से हम अपना सवाल आरंभ करते हैं। जहां पर एक्सेस रेनफॉल आएगा वहां फ्लड आएगा। फ्लड आने से क्या होगा हमारा? अब हम फ्लड मैनेजमेंट कैसे करें? हम आगे किस पे? फ्लड मैनेजमेंट कैसे करें? हम सीधा सवाल पे आ गए। हम सीधा मेंस के सवाल पे आ गए। प्री के सवाल से मेंस के सवाल पे आ गए। फ्लड मैनेजमेंट कैसे करें? ये सवाल प्री का था। दीज आर द प्रीलिम्स क्वेश्चन। And now I come on the mains question कि इससे फ्लड आएगा और हम फ्लड मैनेजमेंट कैसे करें। फ्लड मैनेजमेंट का सवाल मेंस का और इंटरव्यू का बहुत ही ज्यादा, मेंस और इंटरव्यू का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। जितने लोग ज्योग्राफी से इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तकरीबन मेरी जानकारी में 14 लोग मैंने काउंट किए हैं जिनसे फ्लड मैनेजमेंट अभी तक पूछा गया है। जितने लोगों ने हमको इन्फॉर्म किया है उसमें 14 लोग हैं जिनसे फ्लड मैनेजमेंट पे किसी न किसी तरह का सवाल किया गया है। तो जो हमारा जो फ्लड मैनेजमेंट है कैसे करें, हमको एक ब्रॉड स्ट्रेटजी बनाई हो। क्यों? हमारा क्लाइमेट जो है म्यूटेड। अब सवाल प्रीलिम्स में आते हैं। प्रीलिम्स में व्हाट इज म्यूटेटेड क्लाइमेट? अब आते हैं प्री, हम प्री में घूम गए। व्हाट इज म्यूटेटेड क्लाइमेट? यह म्यूटेटेड क्लाइमेट है। जो क्लाइमेट का चेंज हो गया है वह हमारा एक म्यूटेटेड क्लाइमेट है। हम एक नए क्लाइमेट को देख रहे हैं। अब यह क्लाइमेट चेंज जो हो गया वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इस म्यूटेटेड क्लाइमेट को कैसे करें? हमको स्ट्रेस क्या करना होगा? हमको वह एस्पेक्ट देखना होगा। एक स्ट्रेटजी बनाई होगी। वो स्ट्रेटजी क्या होगी? हम क्लाइमेट का जो चेंज है उससे किस तरह संघर्ष करें। स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हम क्या करें। अब जो फ्लड आ गया, सरप्लस वाटर कैप, देखिए कैसे लिखेंगे आप? सरप्लस वाटर। सरकार का स्लोगन है कैच द रेन। याद आया? हमने तो पढ़ाया हुआ है। सरकार का स्लोगन है कैच, जहां भी पानी गिरे उसको कैच करो। तो हम पहली बात क्या है? हम सरप्लस वाटर को कैप्चर करें। कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे पॉन्ड्स और डैम से। आप याद करिए, आरिफ साहब ने सब क्लास लिया था क्लाइमेट चेंज में, क्या बताया था कि हमारे पास मेढक नहीं रह गए। हम मेढक पाते ही नहीं है। क्यों? हमने सारे तालाब खत्म कर दिए। अगर हम तालाब बनाएंगे तो हम क्या करेंगे? हम रेन को भी कैच करेंगे और मेढक को हम हैबिटाट भी देंगे, उनको रहने की सुविधा भी देंगे। तो हम क्या करें? हम तालाब बनावें, हम कहते हैं उनको जगह दें, और अंडरग्राउंड वाटर एक्विफायर बनाएं। एट प्रेजेंट जो हमारा बल्क ऑफ रेन वाटर है वह वेस्ट होता है। हमारा बल्क ऑफ रेन वाटर होता क्या है? वह बह जाता है और सी में चला जाता है। जो सी में वाटर चला गया वो वेस्ट हो गया। हमको सी में वाटर जाए इससे बचाने की कोशिश करनी होगी। तो हम इस तरह कोशिश करें हमारा वाटर बचे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी होगी कि हम रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करें और रेन वाटर को बचाने की कोशिश करें। हमारे पास एक अर्जेंट नीड है कि अपने कंट्री का जो ओवरऑल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है उसके लिए हम कोशिश करें और उस पर काम करें। अब देखिए, इसी से मैं दूसरा एक कहते हैं न्यूज आइटम ऐड करता हूं। इसी से पर मैं न्यूज आइटम ऐड कर रहा हूं, रिवर। इसी न्यूज आइटम को मैं दूसरे न्यूज आइटम से कर रहा हूं, उसका नाम क्या है? मेक रूम फॉर रिवर। एक न्यूज आइटम को दूसरे से मैं जोड़ रहा हूं, मेक रूम फॉर रिवर। अब आपकी जो रिवर, अब आपके क्या हुआ, आपका क्लाइमेट चेंज हो चुका है। आपने क्या किया? आपने एक्सेस रेनफॉल आपको पास आ गया है। जिन एरियाज में एक्सेस रेनफॉल आ गया है, आप क्या करोगे? आपके पास रिवर नहीं रह गई हैं, आपकी गंगा खत्म हो गई हैं, यमुना खत्म हो गई हैं। तो आपको क्या करना है? मेक द रूम फॉर रिवर। आप कैसे करेंगे? आप यूरोप का एग्जाम्पल लीजिए। आप यू सी द यूरोप, आप इसको एग्जाम में लिखिएगा। आप यूरोप का एग्जाम्पल लीजिए। यूरोप में क्या किया गया? जब 1900 जब 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 यूरोप में 93 95 में जब फ्लड आई, तो यूरोप ने क्या किया कि उन्होंने एक कोशिश शुरू की कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स लिए उन्होंने, और उन्होंने एडिक्वेट स्पेस किया फॉर रिवर के लिए। अब आप क्या करो? रिवर के लिए स्पेस क्रिएट करो। रिवर के लिए स्पेस क्रिएट करो। कैसे करोगे? आप रिवर को गहरी करो, उसको बोलते हैं, उसको ड्रेजिंग करो, गहरी करो, चौड़ी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी साहब जाए। नहरों को आप बनाओ, नहरों को चौड़ा करो, तो ड्रेजिंग जो है गहरा करो। तो ड्रेजिंग की आवश्यकता है, आप कहते हैं रिवर की और कैनाल की। तो जो काम किया यूरोप ने, यूरोप का एग्जाम्पल है कि यूरोप ने काम शुरू किया, ड्रेजिंग किया, एक्सटेंशन किया, और ज्यादा फूड प्लेन्स बनाए, आप ज्यादा फ्लड प्लेन्स बनाए। अब हमको ये सीखना होगा कि जो हमारे फ्लड प्रोन एरियाज हैं उनको हम आइडेंटिफाई करें, अर्जेंट बेसिस पे वहां पर हम रिवर के लिए स्थान बनाएं, रिवर के रूम बनाएं। जो हमारी लो रिस्क एरियाज हैं, प्लेग्राउंड, मैदान, एग्रीकल्चरल फील्ड, इनके लिए ईयर मार्क करना चाहिए कि एक्सेस वाटर को स्टोर कर सकें। जो स्टोर वाटर है इसको हम यूज कर सकते हैं, बाद में डिस्चार्ज बैक कर सकते हैं चैनल्स में, लोगों को हम दे सकते हैं। अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमको इसको सीखना होगा। ओजोन लेवल एक्सीड करा, कोई प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से काम हो गया। ये प्रॉब्लम है अभी, किसको समझ नहीं आया? एनीवन हैज द प्रॉब्लम? जल्दी बताओ। नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, ओजोन लेयर परमिटेड लेवल से ज्यादा हो गया दिल्ली में। ओजोन लेयर अब बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे 4-5 सवाल लिखिए। पढ़ाने के बजाय मैं आपको सवाल लिखा देता हूं। जो ओजोन लेयर है वह जब एक्सीड करती है उसका क्या नुकसान होता है? ओजोन है क्या? आप ओजोन गैस क्या है, इसको आप तैयार करिए। आप केमिस्ट्री किताब खोलिए, ओजोन गैस क्या है और इसका उपयोग क्या होता है। यह नुकसानदायक क्यों है? या 3 आप केमिस्ट्री किताब खोलिए और केमिस्ट्री किताब में आप यूजेस के पार्ट जाइए, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ओजोन एक हाईली रिएक्टिव गैस है, डेंजरस है। ये रिस्पायर, जो लोगों को अस्थमा होता है उनको नुकसान करती है, और यह बहुत डेंजरस हो चुकी है। एक सवाल हम लोग इशू करते हैं वोमेन्स इंपावरमेंट पे। चलिए एक लेक्चर और लेते हैं, टॉपिक और लेते हैं, वोमेन्स इंपावरमेंट। ये हमने निकाला है, यह आया था आर्टिकल
बिहार सरकार ने वुमेन्स एम्पावरमेंट पे क्या किया? आपके पास जब वुमेन्स एम्पावरमेंट का सवाल आवे, आप इसको तुरंत लेके लिखना शुरू कर दीजिए। अब क्या किया है? बिहार सरकार ने हॉरिजेंटल कोटा दिया है वुमेन्स को। अब आप समझिए हॉरिजेंटल और वर्टिकल कोटा क्या होता है। वर्टिकल कोटा क्या है? कि एससी, एसटी, ओबीसी, ये क्या है? 15%, 7.5%, 27%। कितना हुआ ये? 49%, जो भी हुआ। ये क्या हो गया? ये हो गया वर्टिकल कोटा। अब इसमें 5% गर्ल्स, 3% गर्ल्स, 10% गर्ल्स, ये क्या हो गया? ये हो गया हॉरिजेंटल कोटा। मतलब कोटा में कोटा, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन, हॉरिजेंटल कोटा हो गया। अच्छा, मान लो बचा है बाकी 50% जनरल का, 17% वोमेन। ये क्या हो गए? ये सारे के सारे हो गए हॉरिजेंटल कोटा। तो बिहार सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार ने स्टेप लिया कि हम महिलाओं को राज्य में महिलाओं को 33% हम हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देंगे। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से क्या होगा? महिलाओं के लिए शिक्षा में, रोजगार में अपॉर्चुनिटी की वृद्धि होगी। दूसरी बात, उन्होंने जो रिजर्वेशन था वो 33% से बढ़ा के 40% कर दिया। तो पहला आप इशू क्या हो गया? बाय हॉरिजेंटल कोटा यू कैन इंप्रूव द स्टेटस ऑफ द वुमेन इन दिस कंट्री। सेकेंड पॉइंट, जो फीमेल थी और जो मेल थे, जो बिहार गवर्नमेंट ने काम किया फीमेल ड्रॉप आउट रेशियो को रिड्यूस करने के लिए। तो दूसरा पॉइंट आप लिखिए, फीमेल ड्रॉप आउट रेशियो रिडक्शन। द सेकेंड पॉइंट, फीमेल ड्रॉप आउट रेशियो रिडक्शन, यह दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, जो मेंस्ट्रुअल, जो महिलाओं का जो मासिक धर्म होता है, उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 दिन की मंथली लीव दी गई, 2 days लीव। थर्ड पॉइंट, 2 days लीव ऑन देयर पीरियड्स। अब देखिए, ये बिहार सरकार का है, आपको लिखना नहीं, आप अपना लिखो। आपसे पूछा जा रहा है कि महिलाओं की दशा को कैसे सुधारा जाए। तो तीसरा आप क्या लिखे? कि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय उनको लीव दी जाए। अब 2006 में उन्होंने क्या काम शुरू किया था कि ए स्टेट ने रिजर्व किया 50% सिर्फ ऑफ वुमेन इन पंचायती राज। चौथा, रिजर्वेशन इन पंचायती राज, 50% उन्होंने दे दिया। आप भी लिख देना कि महिलाओं की दशा को ठीक करने के लिए 50% रिजर्वेशन महिलाओं को पंचायती राज में दिया जाना चाहिए। जबकि जो अपना संविधान संशोधन है वो 1/3 की बात करता है। उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिजर्वेशन इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, रिजर्वेशन कोऑपरेटिव 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 सोसाइटी में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने सब किया हुआ है, उसी को आप चेंज करो। आप मत लिखो कि बिहार सरकार ने किया नहीं, आप लिखो ये करना चाहिए। तो उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में रिजर्वेशन दिया। अब उससे फायदा क्या होगा? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप रिजर्वेशन दोगे, फायदा क्या होगा? वह डिसीजन मेकिंग बॉडी के पार्ट बनेंगी, वो महिलाओं के प्रति एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगी। उसके अलावा उससे क्या हुआ? जो महिलाओं का पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती, जैसे ही आप पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती करते हो, महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें कमी आना आरंभ हो जाएगी। तो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती को 10.5% से बढ़ा के 20% के आसपास ले गए। वो आप प्रतिशत शायद मत लिखो, ह्यूज संख्या में ले गए। बालिका साइकिल योजना, बालिकाओं को साइकिल दी गई।
उससे क्या होता, अगर आप देखिए तो गांवों में स्कूल तो आसपास होते नहीं। मान लो कन्या जा रही है पढ़ने कॉलेज में या तहसील के इंटर कॉलेज में, तो कैसे जाएगी? तो बालिका साइकिल योजना कि हर बालिका को साइकिल दिया जाए। कैश ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी, कैश ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। जब सेकेंडरी जब जब बेटी जो 9th 10th पास करी सेकेंडरी, तो उसको कैश ट्रांसफर प्रोग्राम दिया जाना चाहिए। और बिहार गवर्नमेंट ने 50,000 का इंस्टॉलमेंट दिया हर लड़की को सपट गए। दूसरा, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री कन्या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत कन्याओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मोर जॉब्स फॉर वुमेन, मोर जॉब्स फॉर वुमेन, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिलना चाहिए, उसके लिए सरकार ने कोशिश की। और इसके कारण जो लो फीमेल लिटरेसी रेट थी उसको बढ़ाने की कोशिश की गई और ज्यादा इसको बढ़ाकर जॉब दी गई। जो यह कोशिश की गई, इस कोशिश के कारण अब देखिए, जो कोटा इंक्रीज करना है, आप मैंने संविधान पढ़ाया है कि महिलाओं के लिए आप विशेष सुविधाएं दे सकते हैं, महिलाओं को विशेष। आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। एनी प्रॉब्लम? कोई समस्या किसी को? आई थिंक इतना काफी है। uh, 4-5 देखिए, आप जरा समझने की कोशिश करिए कि यह करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल नहीं है। इसका नाम करंट अफेयर की क्लास है। इसमें क्या करंट अफेयर में बताइए आप। मैंने सारे के सारे इश्यूज निकाले हैं न्यूज़पेपर से, सिर्फ इसलिए आप करंट अफेयर कर सकते। इसमें कोई करंट अफेयर नहीं है। ये 2017 के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, 2026 के इंपॉर्टेंट में। आप आज का सारा टॉपिक लीजिए, यह टॉपिक 2017 के एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट था और 2026 के एग्जाम में भी रहेगा। यह हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं एक अपना स्लोगन, मैंने जितने लेक्चर में गया मैंने कहना शुरू किया है कि सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले गलत पढ़ाते हैं। सबसे पढ़ाई का जो सीधा रास्ता है, यू स्टार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स। द बेस्ट पार्ट टू टीच इज टूवर्ड्स द करंट अफेयर। जितनी भी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन प्रणाली को हमने समझने को कितने सालों में, मैंने हमेशा पाया है कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा प्रणाली है, इट इज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड। अनलेस अंटिल यू कंट्रोल द करंट अफेयर्स, आप कभी भी सिविल सेवा पास नहीं कर सकते। आप चाहे 12 घंटे पढ़ो चाहे 24 घंटे पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, जो आपका डायरेक्शन है, यू नीड टू कैच एंड कंट्रोल द डायरेक्शन। अगर आपने डायरेक्शन कंट्रोल कर लिया, कैच कर लिया, तो शायद आपके लिए आसान होगा। दूसरा, आप मेरे सारे वीडियो लेक्चर को आप फिर से देखें। इतने ज्यादा इंटेंस टॉपिक होते हैं, एक बार में क्लियर होना आसान नहीं होता है। आपकी एज में मेरी एज में फर्क है, आपके एक्सपोजर में मेरे एक्सपोजर में फर्क है, आपके एक्सपीरियंस में फर्क है। इसलिए जितना जल्दी मैं चीज़ों को समझता हूं, आप जल्दी नहीं समझ पाओगे। जब मेरी एज में आओगे आप भी समझ जाओगे। तो मेरी ये सलाह है कि आप लोग इसको फिर से देखें। कल संडे है, मेरे ख्याल से कल आपका हम करते हैं संविधान। तो कल हम आपको संविधान स्टार्ट करेंगे। आपका जो 5 सितंबर का जो सिलेबस है, आप उसको ध्यान देखिए। शायद मेरे ख्याल से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट, 3 हमने आपको दिया है। तो टुमारो आई विल स्टार्ट आइदर द प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और द पार्लियामेंट। जो लोग पीसीएस जे के एस्पायरेंट हैं, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लास जरूर करें।
क्योंकि मैं पीसीएस जे के जितने भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लेक्चर का पैटर्न है, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशन हो, हिस्ट्री हो, लॉ हो, पॉलिटिकल साइंस हो, मैं ऑप्शनल के जीएस के सारे क्वेश्चन देख लेता हूं। ये ऑप्शनल में कौन से क्वेश्चन आए हैं, जीएस में कौन से क्वेश्चन आए हैं, मैं सारे क्वेश्चन को मर्ज कर देता हूं, देन आई स्टार्ट मेकिंग माई लेक्चर। तो अगर पीसीएस जे में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में सवाल आया है तो भी वो सॉल्व होगा मेरे लेक्चर में। अगर कोई सवाल पॉलिटिकल साइंस में आया है, पब्लिक एड में आया है, लॉ में आया है, ऑल क्वेश्चन आई टेक केयर। क्योंकि यूपीएससी का जो स्टैंडर्ड है जीएस और ऑप्शनल में बड़ा फर्क नहीं रह गया है, बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। शायद जो नया सिस्टम है आपको धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे, शायद शुरू में साउंड की दिक्कत थी, बट इट इज नाउ डन। टेक केयर, विल सी यू टुमारो अगेन।